साथियों नमस्कार। साथियों रिसेंटली अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें माननीय न्यायालय ने व्यक्तियों को अनावश्यक पीड़ा से बचाने के बारे में बताया है और संसद से भी अनुरोध किया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 में भी संशोधन करे ताकि उनका दुरुपयोग रुक सके। तो साथियों सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A IPC घरेलू क्रूरता मामलों में व्यक्तियों को अत्यधिक फंसाने और अतिशयोक्तिपूर्ण संस्करण प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति पर निराशा व्यक्त की है। ऑनरेबल जस्टिस CT रवि कुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट को ऐसे व्यक्तियों को अत्यधिक फंसाने के उदाहरणों की पहचान करने और ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपमान और अक्षम्य परिणामों की पीड़ा से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। साथियों कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि खंडपीठ ने एक ऐसे मामले की सुनवाई की जिसमें अपीलकर्ता मृतका का साला कोष्ठक में जीजा जी होने के नाते मृतका के पति और भाभी के साथ दहेज की मांग के संबंध में मृतका को कथित रूप से प्रताड़ित करने और परेशान करने के लिए घरेलू क्रूरता के मामले में मामला दर्ज किया गया था। अपीलकर्ता को IPC की धारा 34 के साथ धारा 498A के तहत दोषी ठहराया गया था। हालांकि हाई कोर्ट द्वारा की गई अपील में इसकी सजा संशोधित कर उसे कारावास में पहले ही बिताई गई अवधि में बदल दिया गया। अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी और अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि अभियोजन के पास अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है, क्योंकि दहेज की कथित मांग जनवरी 2010 में की गई थी, जबकि मृतक की भाभी के साथ उसका विवाह अक्टूबर 2010 में बहुत बाद में हुआ था। साथियों आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। अपीलकर्ता के तर्क में बल पाते हुए जस्टिस रवि कुमार द्वारा लिखित निर्णय में इस प्रकार टिप्पणी की गई। ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि यह एक तथ्य है कि सामान्य अस्पष्ट आरोप के बावजूद अपीलकर्ता के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया। इसके अलावा हमारी सूक्ष्म जांच के बावजूद हम अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ किसी भी गवाह के माध्यम से कोई विशिष्ट सबूत नहीं पा सके। आरोपित निर्णय से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने अपीलकर्ता के खिलाफ विशेष रूप से यह बयान नहीं दिया कि उसने कोई क्रूरता की है जिसके कारण उसके खिलाफ धारा 498A IPC के तहत अपराध बनता हो। इसके अलावा ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा भी कोई मामला नहीं है कि अपीलकर्ता को संबंधित FIR से पहले फंसाने के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई हो। ऑनरेबल न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता की पत्नी यानी कि मृतक की भाभी की दोष सिद्धि अपीलकर्ता को रिकॉर्ड पर किसी विशिष्ट सामग्री के अभाव में उक्त अपराध के तहत दोषी ठहराने का आधार नहीं होगी। माननीय न्यायालय ने संक्षेप में कहा कि हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं है जिससे कि यह माना जा सके कि उसने धारा 34 IPC की सहायता से भी धारा 498A IPC के तहत अपराध किया। दूसरे आरोपी सविता का पति होना, जिसे कि निचली अदालतों ने उपरोक्त अपराध के लिए दोषी पाया, रिकॉर्ड पर किसी विशिष्ट सामग्री के अभाव में अपीलकर्ता को उक्त अपराध के तहत दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता। साथियों माननीय न्यायालय ने इस संबंध में प्रीति गुप्ता वर्सेस झारखंड राज्य 2010 के मामले से सहायता ली गई, जहां अदालत ने धारा 498A की शिकायतों में घटनाओं के अतिरंजित संस्करणों के प्रतिबिंब के बारे में चिंता व्यक्त की थी। व्यावहारिक वास्तविकताओं और जनमत को ध्यान में रखते हुए प्रावधान में बदलाव लाने के लिए विधायिका का ध्यान आकर्षित किया था। माननीय न्यायालय ने अचिन गुप्ता वर्सेस हरियाणा राज्य के मामले में अदालत ने पत्नी रिश्तेदारों द्वारा पति और ससुराल वालों के खिलाफ IPC की कार्यवाही की धारा 498A के दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंता जताई।
इसके अलावा अदालत ने संसद से प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 और 86 जैसे संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का भी अनुरोध किया। माननीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली तथा अपीलकर्ता की दोष सिद्धि को रद्द कर दिया। साथियों, केस टाइटल इस प्रकार है: यशोदीप बिशन राव बडोडे वर्सेस महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य CRLA नंबर 004278/2024। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, और इस जानकारी को आप अपने परिचितों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को और भी जानकारी मिले और इस जजमेंट को आप अपने केस में